हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 के फिजिक्स का पहला चैप्टर और जिसका नाम है फोर्स एंड प्रेशर। इसमें हम लोग हर एक टॉपिक को डीप एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने सबसे पहले टॉपिक को। हमारा सबसे फर्स्ट टॉपिक है फोर्स। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि फोर्स होता क्या है। छोटी क्लासेस से हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं कि पुश और पुल एक्टिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। लेकिन यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा अलग पढ़ेंगे और इस बात को याद रखेंगे कि फोर्स इज अ एक्सटर्नल फैक्टर दैट कैन चेंज द स्टेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और ट्राई टू चेंज बाय अप्लाइंग ऑन इट। कहने का मतलब बच्चों कि बल एक बाह्य कारक है। फोर्स इज एक्सटर्नल फैक्टर, कहने का मतलब फोर्स एक एक्सटर्नल फैक्टर है जो किसी भी ऑब्जेक्ट पे लग करके या तो उसकी स्टेट में बदलाव कर देगा या करने का प्रयास करेगा। कन्फर्म हुआ। एक बार हम लोग डिफिनीशन लिख करके सारी बातों को अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले डिफिनीशन की बात करेंगे। फोर्स की डिफिनीशन होगी फोर्स इज अ एक्सटर्नल फैक्टर दैट कैन चेंज स्टेट of any object or try to change by applying on it। बच्चों यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा समझेंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट कितने तरीके की होती है। तो भाई कोई ऑब्जेक्ट अपने दो स्टेट में रहता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो। दो स्टेट कौन कौन से हैं? एक स्टेट ऑफ रेस्ट और दूसरा स्टेट ऑफ मोशन। कोई दिक्कत? बच्चों सोचो कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट की स्टेट में है। मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट है, क्लियर हुआ, जिसका मास m है और ये रेस्ट की स्टेट में है। रेस्ट किसे कहेंगे? व्हेन एनी ऑब्जेक्ट डू नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम देन स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रेस्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को समय के साथ बदल नहीं रहा हो, मतलब वो कहीं पे रुका हुआ हो, तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन को हम लोग बोलेंगे रेस्ट। और मान लो हमने इस पे लगा दिया एक्सटर्नल फोर्स F एक्सटर्नल, तो भाई ये फोर्स क्या कर सकता है? या तो ये फोर्स इस ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज कर देगा, मतलब ये रेस्ट में है तो इसको चला देगा, मतलब ऑब्जेक्ट मोशन की कंडीशन में ला देगा। कन्फर्म हो रहा है? कोई दिक्कत? और मान लो नहीं भी ला पाया तो भाई लाने का प्रयास करेगा। दोनों का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे मान लो हमारे पास एक फुटबॉल रखा है और हमने उस पर किक मार दिया, मतलब बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया, तो उस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से वो अपने रेस्ट की कंडीशन से मोशन की कंडीशन में चली जाएगी। लेकिन एक अगर इसका उल्टा एग्जाम्पल लें कि मान लो हमारे सामने एक ट्रक खड़ी हो और हम उस पर अपना फोर्स लगाएं, तो भाई हमारा फोर्स इतना सफिशियंट नहीं होता कि ट्रक को हिला दे। तो एक केस में फोर्स स्टेट को चेंज कर दे रहा है और दूसरे में करने का प्रयास कर रहा है। और यही हमारी डिफिनीशन है कि फोर्स इज एन एक्सटर्नल फैक्टर दैट कैन चेंज द स्टेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और ट्राई टू चेंज बाय अप्लाइंग ऑन इट। मतलब जो फोर्स है वो एक एक्सटर्नल फैक्टर है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे लग करके उसकी स्टेट में बदलाव कर देता है या करने का प्रयास करता है। स्टेट में बदलाव करने का मतलब बच्चों ये बिल्कुल नहीं है कि रेस्ट से मोशन में ही ला सकता है। इसका उल्टा कि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, वो मोशन की कंडीशन में है, फोर्स उस पर लग करके उसको रेस्ट की स्टेट में भी ला सकता है, या रेस्ट में है तो उसको मोशन की स्टेट में ला सकता है। कन्फर्म हुआ? और या नहीं भी ला पाया तो लाने का प्रयास करेगा। क्लियर हुआ? तो हम लोग इसको डिफाइन करेंगे कि फोर्स इज एन एक्सटर्नल फैक्टर दैट कैन चेंज द स्टेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और ट्राई टू चेंज बाय अप्लाइंग ऑन इट। कोई डाउट? इसको इरेज करते हैं और हम लोग फोर्स के क्लासिफिकेशन को समझते हैं। बच्चों फोर्स को क्लासिफाई किया गया है जनरली टू पार्ट्स में। फोर्स इज क्लासिफाइड इन टू पार्ट्स। पहला पार्ट कौन सा है? पहला पार्ट है कॉन्टैक्ट फोर्स और दूसरा पार्ट है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। क्लियर हुआ? बच्चों जो फोर्स है उसको दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। पहला पार्ट है कॉन्टैक्ट फोर्स, दूसरा पार्ट है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं व्हाट इज कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है?
क्लियर हुआ? तो कॉन्टैक्ट फोर्स कैन बी डिफाइंड एज टाइप ऑफ फोर्स इन विच फिजिकल टच इज नेसेसरी फॉर अप्लाइंग द फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्स। मतलब एक ऐसा फोर्स जिसमें बच्चों किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाने के लिए उसको टच करना जरूरी हो, उसको हम लोग कौन सा फोर्स बोलते हैं? कॉन्टैक्ट फोर्स। जैसे कि एग्जांपल लो कि मान लो कोई ट्रैक्टर है और ट्रॉली को खींच रहा है, तो भाई ट्रॉली के साथ ट्रैक्टर का टच होना मतलब एक कांटेक्ट बनना जरूरी है, तभी फोर्स लगेगा। तो इस तरीके के फोर्स को हम लोग क्या नाम देंगे? कांटेक्ट फोर्स। दूसरा एग्जांपल देते हैं फ्रिक्शन फोर्स। भाई फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? रेजिस्टेंस फोर्स दैट इज एक्टिंग बिटवीन टू कांटेक्ट सरफेस दैट रेजिस्ट मोशन इज कॉल्ड फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स दो कांटेक्ट सरफेस के बीच में ही काम करता है बच्चों, और उनकी मोशन को रेजिस्ट करता है। सोचो अगर दोनों सरफेस कांटेक्ट में ना हो तो कभी एक दूसरे के मोशन को रेजिस्ट नहीं करेंगे। मतलब फ्रिक्शन फोर्स भी एक ऐसा फोर्स है जो तभी काम करता है जब दो सरफेस कांटेक्ट में हो। मस्कुलर फोर्स, सोचो हमको किसी को धक्का लगाना है, कोई ऑब्जेक्ट है या कोई पर्सन है, अगर हमको उसको पुश या पुल करना है तो भाई इसके लिए दो कंडीशन नेसेसरी है। पहला तो हम उसको टच करें और दूसरा फोर्स अप्लाई करें। तो हमारा भी जो फोर्स है वो एक ऐसा ही फोर्स है, यानी हमारे मसल्स के द्वारा लगाया गया फोर्स तभी काम करेगा जब हम ऑब्जेक्ट के साथ कॉन्टैक्ट में हो। भाई ऐसा तो होगा नहीं कोई सामान रखा हम ऐसे करें और सामान उड़ के हमारे पास आ जाए, मतलब हम बिना टच किए फोर्स अप्लाई नहीं कर सकते। तो हमारा भी फोर्स किस में क्लासीफाई होगा? कॉन्टैक्ट फोर्स में। कॉन्टैक्ट फोर्स को एक बार फिर से डिफाइन करते हैं। टाइप ऑफ फोर्स इन विच फिजिकल टच इज नेसेसरी फॉर अप्लाइंग द फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्स। कोई दिक्कत? एग्जाम्पल मस्कुलर फोर्स, एग्जाम्पल फ्रिक्शन फोर्स, एग्जाम्पल मैकेनिकल फोर्स। एक बार इसको लिख लेते हैं, फिर हम लोग बात करते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की। तो बच्चों कॉन्टैक्ट फोर्स की डिफिनीशन यहाँ पे लिखते हैं कि टाइप ऑफ फोर्स इन विच physical touch is necessary for applying the force on any object is called contact force। और इसका एग्जाम्पल है फ्रिक्शन फोर्स, इसका एग्जाम्पल है मैकेनिकल फोर्स, इसका एग्जाम्पल है मस्कुलर फोर्स etc। तो बच्चों जो हमने पढ़ा ये उसके डिफिनीशन और एग्जाम्पल। आप में से जिसको भी नोट्स बनाना हो तो यहाँ बोर्ड से नोट्स बना सकता है। मैं जो भी टॉपिक पढ़ाऊंगा वो सारे नोट्स मैं आपको बोर्ड पे इसी समय देता चलूँगा। तो जिसको भी आप में से नोट्स प्रिपेयर करना हो आप बोर्ड से नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो। अब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। बच्चों नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स का जस्ट उल्टा होता है। जैसे हम लोगों ने कॉन्टैक्ट फोर्स में पढ़ा कि टाइप ऑफ फोर्स इन विच फिजिकल टच इज नेसेसरी फॉर अप्लाइंग द फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्स। तो भाई इसमें नाम से ही पता चल रहा है कि नॉन कॉन्टैक्ट नहीं होगा, कॉन्टैक्ट। टाइप ऑफ फोर्स इन विच फिजिकल टच इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर अप्लाइंग द फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। बात समझ में आया? भाई एक ऐसा फोर्स जिसमें हमको ऑब्जेक्ट को टच ना करना पड़े लेकिन फोर्स लग जाए। क्लियर हुआ? जैसे सोचो बच्चों कि मान लो कि हम ऐसे उंगली करें और ऐसे कर दें और सामने वाला इंसान घिसट जाए, खींच उठे, तो भाई हमारा फोर्स कैसा हुआ? हमारा फोर्स हो गया नॉन कॉन्टैक्ट। क्लियर हुआ? लेकिन ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो हमारा फोर्स कैसा हो जाएगा? नॉन कॉन्टैक्ट। क्लियर हुआ? अच्छा एक हम लोग लॉजिकल एग्जांपल लेते हैं। देखो मूवीज़ में जो चुड़ैलें होती हैं ऐसे करती हैं और ऑब्जेक्ट उठने लगता है, तो अगर ऐसा सच में होता तो मान सकते थे कि उनका फोर्स एक एग्जांपल बन रहा है कौन से फोर्स का? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का, कि भाई टच भी नहीं हुआ और फोर्स लग गया। ऐसा होता कब है? रियलिटी में कहाँ ऐसा होता है? तो बच्चों अगर हम मैग्नेट की बात करें, मैग्नेट किसी मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट को बिना टच के खींच सकता है, और हमारी डिफिनीशन के अकॉर्डिंग कि भाई बिना टच के खींच रहा है तो किस फोर्स का एग्जांपल हो गया? ये हो गया नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल अगर मैं लेना चाहूँ तो भाई दूसरा एग्जांपल देखो बच्चों की, मेरे हाथ में मार्कर है और अर्थ का सरफेस पैरों के पास है, लेकिन मैं अगर इसको छोड़ूँ तो देखो अर्थ इसको सीधा नीचे खींच रहा है। क्लियर हो रहा है? कोई दिक्कत? अर्थ इसको सीधा नीचे खींच रहा है, वो भी बिना टच के। भाई ऐसे तो नहीं कि हर अर्थ ने ऐसे हाथ लगा के इसको पकड़ खींच लिया। क्लियर हुआ ना? अर्थ ने मार्कर पे बिना कांटेक्ट के फोर्स लगाया, तो ये भी किसका एग्जांपल हो गया? ये भी एग्जांपल हो गया नॉन कांटेक्ट फोर्स का। और बचपन में एक काम तो आप लोगों ने खूब किया होगा, ये पेन को बालों में रब करके छोटे छोटे कागज़ के पार्टिकल्स को खींचना। इस फोर्स को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बात समझ में आया? और इसमें भी ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, तो ये भी एग्जांपल है नॉन कांटेक्ट फोर्स का।
तो एक बार हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स को फिर से डिफाइन करेंगे, फिर डिफिनीशन बोर्ड पे लिखेंगे। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है कि टाइप ऑफ फोर्स इन विच फिजिकल टच इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर अप्लाइंग द फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। फॉर एग्जाम्पल ग्रेविटेशनल फोर्स, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फॉर एग्जाम्पल मैग्नेटिक फोर्स। बात समझ में आई बच्चों? इसको लिखते हैं, इसकी नोट्स बनेगी टाइप ऑफ फोर्स in which physical touch is not required on object for applying force is called नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। बच्चों उसको कौन सा फोर्स बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इसका एग्जांपल है ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा एग्जांपल हो जाएगा बच्चों इसका मैग्नेटिक फोर्स, और तीसरा एग्जांपल हो जाएगा इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये हो गया बच्चों एग्जांपल किस फोर्स के? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की। तो आप में से जिसको भी नोट्स प्रिपेयर करना है जल्दी से लिख लो भाई। फोर्स की डिफिनीशन क्या हो गई? फोर्स इज अ फैक्टर या फोर्स इज अ एक्सटर्नल फैक्टर दैट कैन चेंज स्टेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और ट्राई टू चेंज बाय अप्लाइंग ऑन इट। फोर्स इज क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। व्हाट इज कॉन्टैक्ट फोर्स? टाइप ऑफ फोर्स इन विच फिजिकल टच इज नेसेसरी फॉर अप्लाइंग फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्स। एग्जाम्पल आपके सामने फ्रिक्शन फोर्स, मैकेनिकल फोर्स, मस्कुलर फोर्स। Second type of force is non-contact force. What is non-contact force? Type of force in which there is no any requirement of physical touch with object for applying the force is called non-contact force. Confirm हुआ बच्चों? For example gravitational force, for example magnetic force, for example electrostatic force. इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बच्चों कि फोर्स कर क्या सकता है, भाई क्या क्या कर सकता है फोर्स। कन्फर्म हुआ? और इस हेडिंग को हम लोग बनाएंगे एज अ इफेक्ट ऑफ फोर्स। इसको इरेज करते हैं और हम लोग फिर समझते हैं कि व्हाट आर इफेक्ट ऑफ फोर्स। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं और हम लोग पढ़ते हैं अब इफेक्ट ऑफ फोर्स। इफेक्ट ऑफ फोर्स का मतलब बच्चों कि फोर्स क्या क्या कर सकता है, फोर्स के प्रभाव। क्लियर हुआ बच्चों? तो सबसे पहली बात, जो फोर्स है बच्चों वो रुकी हुई चीज़ों को चला सकता है और चलती हुई चीज़ों को रोक सकता है। अगर मैं इसको एक लाइन में बोलना चाहूँ तो मैं सीधा सीधा बोल सकता हूँ कि फोर्स किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट को बदल सकता है। समझ रहे हो ना? तो इस कैन बी डिफाइंड एज फोर्स कैन चेंज स्टेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। बात समझ में आ रहा है बच्चों? इसमें सिंपली हम एक वर्ड बोलेंगे कि फोर्स कैन चेंज स्टेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। स्टेट में दोनों आ गया कि भाई रेस्ट स्टेट में है तो मोशन की स्टेट में ला सकता है, और मोशन की स्टेट में है तो रेस्ट की स्टेट में ला सकता है। तो इफेक्ट ऑफ फोर्स में सबसे फर्स्ट हम लोग लिखेंगे कि फोर्स कैन चेंज स्टेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। सबसे फर्स्ट पार्ट बच्चों, स्टेट का मतलब क्या हुआ? स्टेट का मतलब हुआ अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसको मोशन में ला सकता है, और अगर मोशन में है तो उसको रेस्ट में ला सकता है। ये इसका मतलब हुआ। कन्फर्म हुआ? कोई दिक्कत? तो सबसे पहला हो गया कि फोर्स कैन चेंज स्टेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल वही फुटबॉल वाला ले लेते हैं भाई कि हमने फोर्स लगा करके फुटबॉल की स्टेट को चेंज कर दिया था। तो सामने कोई और एक इंसान हो और उसने कैच कर लिया हो, तो उसने फोर्स लगा करके फिर से स्टेट को बदल दिया है। फर्स्ट कंडीशन में रेस्ट टू मोशन और सेकंड कंडीशन में मोशन टू रेस्ट। बात समझ में आ रहा है बच्चों? दूसरा और क्या कर सकता है फोर्स? तो भाई फोर्स का दूसरा इफेक्ट जो हमको दिखाई देता है कि फोर्स कैन चेंज शेप ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। भाई फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप मतलब आकार बदल सकती है। इसका अच्छा एग्जांपल अगर लेना चाहो, सोचो हमारे हाथ में एक छोटी सी किसी मेटल की रॉड हो, पतली सी रॉड हो, हम फोर्स लगा करके उसके शेप को बदल सकते हैं। अब की बार बच्चों स्टेट नहीं, कुछ और चेंज हुआ। क्या चेंज हुआ? शेप।
फोर्स का ये इफेक्ट हमको घरों पे रोज़ देखने को मिलता है, जहाँ पे मम्मी आटे की जो छोटी सी लोई होती है उस पर फोर्स लगा करके उसका शेप चेंज कर देती हैं और वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, रोटी में। बात समझ में आ रहा है ना। तो दूसरा इफेक्ट क्या है हमारा, फोर्स का दूसरा इफेक्ट है कि फोर्स कैन चेंज शेप ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप चेंज कर सकता है। कंफर्म हो रहा है, कोई दिक्कत बच्चों। और तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो कि इसके इफेक्ट में शामिल है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इफेक्ट, कि फोर्स कैन चेंज डायरेक्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। फोर्स किसी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को बदल सकता है। क्लियर हुआ। और बच्चों इसमें से आप लोग जो भी क्रिकेट खेलते होंगे बड़े अच्छे से जानते होंगे। तो जो बॉलर ने बॉल कराया, बॉल आ रही है और बैट्समैन ने फोर्स लगा करके इसकी डायरेक्शन को बदल दिया। तो ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट इफेक्ट है कि फोर्स कैन चेंज डायरेक्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। तो बच्चों ये फोर्स का तीसरा इफेक्ट कि फोर्स कैन चेंज डायरेक्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ। तो अगर अब आपसे कोई पूछे कि बताओ फोर्स के कितने इफेक्ट होते हैं, तो आप क्या बोलोगे, फोर्स कैन चेंज स्टेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। अगर तुमसे पूछ ले कोई इसका क्या मतलब हुआ, तो आप बताओगे दैट्स मीन्स इट कैन चेंज एनी स्टेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम रेस्ट टू मोशन और मोशन टू रेस्ट। मतलब किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट को या रेस्ट से मोशन में कर सकता है या मोशन से रेस्ट में कर सकता है। दूसरा इफेक्ट क्या है, फोर्स कैन चेंज शेप ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लग करके उसके शेप में बदलाव कर सकता है। और तीसरा, फोर्स कैन चेंज डायरेक्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। तो ये हो गए बच्चों फोर्स के इफेक्ट। कन्फर्म हुआ, कोई दिक्कत। इसके बाद हम लोग बात करेंगे किसका, सम ऑफ फोर्स का या इफेक्ट ऑफ ग्रुप ऑफ फोर्स का। क्लियर हो रहा है, कोई दिक्कत। चलो बच्चों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सम ऑफ फोर्स की और इसको इरेज करते हैं। बात करते हैं बच्चों सम ऑफ फोर्स। बच्चों थोड़ा सा फोर्स के बारे में हम लोग और समझते हैं। फोर्स के बारे में हम लोग ये समझेंगे कि फोर्स एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। बच्चों बड़ी क्लासेस में इसको कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। कन्फर्म हुआ, कोई दिक्कत। फोर्स इज अ क्वांटिटी दैट डिपेंड ऑन डायरेक्शन। अब बच्चों सोचो फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे कितने तरीके से काम कर सकता है। क्लियर हुआ। तो भाई जैसे दो फोर्स हैं, पहले फोर्स को मैं नाम देता हूँ F1 और दूसरे फोर्स को मैं नाम देता हूँ F2। बात समझ में आ रहा है, ऐसे लगाओ बच्चों, एक F1 और दूसरा F2। देखने में साफ साफ दिख रहा है कि दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। मान लेते हैं बच्चों लेट F1 इज ग्रेटर देन F2। कन्फर्म हो रहा है बच्चों। मान लेते हैं कि F1 F2 से बड़ा है। तो बच्चों एक बात याद कर लो कि अगर दो फोर्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे होते हैं, दो फोर्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे होते हैं, तो उन दोनों फोर्स का जो नेट फोर्स, जो समीशन फोर्स बनता है या जो नेट फोर्स बनता है, वो ग्रेटर फोर्स में से मिनिमम फोर्स को घटाने पे मिलता है। कहने का मतलब बच्चों यहाँ पे मैंने देखो कंडीशन दे रखी है कि F1 इज ग्रेटर देन F2। तो यहाँ पे अगर मैं नेट फोर्स की बात करूँ F नेट, तो ये क्या मिलने वाला है मुझे, ये मिलने वाला है F1 माइनस F2। ये क्या मिलने वाला है, F1 माइनस F2। कन्फर्म हुआ बच्चों, केवल समझने के लिए था। इसको मैं एक बार और समझाता हूँ, एक बार लिख के फिर समझाते हैं। कन्फर्म हुआ। तो इसको लिखेंगे कैसे, समेशन ऑफ फोर्स में सबसे पहला रूल है कि इफ़ two forces are acting in opposite direction, then net force will be difference of maximum force and minimum force. The direction of net force
will be direction of maximum फोर्स। बच्चों ये इंपॉर्टेंट रूल है, इसको आप लोग लिख लेना और याद कर लेना कि जब भी दो फोर्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं तो जो नेट फोर्स होता है वो मैक्सिमम फोर्स और मिनिमम फोर्स का डिफरेंस होता है और उस नेट फोर्स की डायरेक्शन मैक्सिमम फोर्स की तरफ होती है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं बच्चों, मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है और इसकी तरफ से एक फोर्स काम कर रहा है जो कि मैक्सिमम है और एक फोर्स इधर से उल्टी डायरेक्शन में काम कर रहा है जो कि मिनिमम है। कन्फर्म हो रहा है, कोई दिक्कत? तो भाई जो नेट फोर्स होगा एफ नेट वो होगा एफ मैक्स माइनस एफ मिन, मतलब मैक्सिमम में से मिनिमम को घटाने पे जो फोर्स बचेगा वही नेट फोर्स होगा। क्लियर हो रहा है? और इसकी डायरेक्शन किधर होगी? तो भाई इसकी डायरेक्शन होगी मैक्सिमम फोर्स की तरफ। यहाँ पे लाइन में लिखा है, इस बात को आप नोट करिएगा और इम्पॉर्टेंट है कि मैक्सिमम फोर्स की तरफ ही नेट फोर्स की डायरेक्शन होगी। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लो एक कोई व्हीकल है और जिस पे कुछ सामान लदा है, जिस पे कुछ चीज़ें लदी हैं और दो लोग हैं और दोनों लोग इसको पुश कर रहे हैं, और दोनों लोग इस व्हीकल को अपोजिट डायरेक्शन में पुश कर रहे हैं। मान लीजिए कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट ये 4 न्यूटन का फोर्स लगाता है और सेकंड ऑब्जेक्ट ये 3 न्यूटन का फोर्स लगाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो बच्चों? एक 4 न्यूटन का लगाता है और एक 3 न्यूटन का फोर्स लगाता है। तो हमको पता है कि जिसकी तरफ का फोर्स 3 न्यूटन है उधर उस तरफ से इधर तो ये व्हीकल आगे जाने वाला नहीं है। 4 न्यूटन वाला 3 न्यूटन वाले को पुश करते हुए व्हीकल को आगे बढ़ा देगा। कहने का मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ नेट फोर्स कितना लग रहा है इस व्हीकल्स पे, इस गाड़ी पे, तो आप बोलोगे 4 - 3 = 1 न्यूटन का फोर्स इस पे काम कर रहा है। और वो 1 न्यूटन फोर्स किसकी तरफ? तो आंसर है बड़े फोर्स की तरफ। जो जिस तरफ बड़ा फोर्स काम कर रहा है उसी तरफ ये 1 न्यूटन का फोर्स काम कर रहा है। बात समझ में आ रहा है? मतलब ये व्हीकल किस तरफ जाने वाली है? 1 न्यूटन फोर्स से इस तरफ जाने वाली है। क्लियर हुआ? तो इससे हम लोगों को क्या समझ में आया कि अगर दो फोर्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में काम करने पे बच्चों जो नेट फोर्स होता है वो मैक्सिमम फोर्स और मिनिमम फोर्स का डिफरेंस होता है। क्लियर हुआ? और डायरेक्शन उसी तरफ होती है जिस तरफ मैक्सिमम फोर्स होता है। क्लियर हुआ? और सेकेंड रूल हम लोग पढ़ेंगे कि जब दो फोर्स एक दूसरे के साथ सेम डायरेक्शन में काम कर रहे हो तो बच्चों जब सेम डायरेक्शन में काम करेंगे तो भाई दोनों फोर्स आपस में जुड़ जाएंगे। क्लियर हुआ? अब आप पूछेंगे डायरेक्शन, तो भाई दोनों डायरेक्शन सेम है और जिस तरफ दोनों की डायरेक्शन है उसी तरफ नेट फोर्स की डायरेक्शन होगी। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे कि व्हेन टू फोर्सेस एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन द नेट फोर्स विल बी समेशन ऑफ बोथ फोर्सेस। क्लियर हुआ? तो बच्चों दूसरा रूल क्या बनेगा? सेकेंड रूल कि इफ टू फोर्सेस आर एक्टिंग इन अपोजिट, नहीं अब की बार बच्चों सेम डायरेक्शन, द नेट फोर्स विल बी डिफरेंस नहीं, सम ऑफ मैक्सिमम फोर्स एंड मिनिमम फोर्स। ये भी लिखना सही नहीं बच्चों, तो हम लोग सीधा लिखेंगे सम ऑफ बोथ फोर्सेज। ये दूसरा रूल है बच्चों, पहले वाले में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे। दूसरा बनेगा कि इफ टू फोर्सेज आर एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन द नेट फोर्स विल बी सम ऑफ बोथ फोर्सेज, और डायरेक्शन तो इसमें वही होगी जहाँ पे दोनों डायरेक्शन है। बस इसका रूल इतना है। और इसका फिगर किस तरीके से बनेगा बच्चों? इसका फिगर बनेगा थोड़ा सा अलग। इसमें हम दिखाएंगे कि एक ऑब्जेक्ट है और इस पे दो फोर्स F1 और F2 एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में बच्चों जो नेट फोर्स बनेगा वो क्या बनेगा? वो F1 + F2, माने दोनों फोर्स आपस में यहाँ पे क्या होने वाले हैं? ऐड होने वाले हैं। क्लियर हुआ बच्चों? इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हमको तब दिखाई देता है जैसे मान लो आप किसी बस से जा रहे हो और बस ख़राब हो गई, किसी कारणवश उसको धक्का देना पड़ रहा है। सोचो बस के लोग आपस में बट जाएं, आधे लोग आगे से धक्का लगाएं, आधे लोग पीछे से, तो क्या बस आगे जाएगी? भाई हो सकता है सबके पास बराबर ताकत ना हो, फिर भी बस आगे नहीं जाएगी क्योंकि सारा फोर्स एक दूसरे को कैंसिल करने में चला जा रहा है। पीछे की तरफ से जो फोर्स आ रहा होगा आगे वाला फोर्स उसको कैंसिल करेगा क्योंकि वो नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है। और अपोजिट डायरेक्शन में काम करने पे बड़े फोर्स में से छोटा फोर्स माइनस हो जाता है। लेकिन जब वही सारे लोग बस के पीछे आकर के एक ही डायरेक्शन में पुश करना शुरू करते हैं तो ये रूल काम करता है कि एक ही डायरेक्शन में लगने वाले सारे फोर्स आपस में ऐड हो जाएंगे। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? तो बच्चों ये रूल है सम ऑफ फोर्स का कि जब फोर्स सेम डायरेक्शन में काम करेंगे तब क्या होगा और जब फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में काम करेंगे तब क्या होगा। एक बात जो रह गई है जो बताना मैं गलती से भूल गया, उसके बाद हम आगे बात करेंगे यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स किस में मेजर किया जाता है। क्लियर हुआ? इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं बच्चों, फिर बात करते हैं।
यूनिट ऑफ फोर्स। तो बच्चों जो फोर्स की यूनिट होती है, फोर्स की जो एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। बच्चों फोर्स की जो एसआई यूनिट है वो न्यूटन है। कन्फर्म हुआ? अगर मैं इसको बाकी यूनिट में जैसे एमकेएस या सीजीएस में कन्वर्ट करना चाहूँ तो बच्चों याद रखना कि एमकेएस यूनिट जो होती है वो होती है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स की बच्चों जो एमकेएस यूनिट होती है वो होती है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कन्फर्म हुआ? और भूलना मत बच्चों, यहाँ पे मैं रिलेशन भी देता चल रहा हूँ कि 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये 1 न्यूटन के बराबर होती है। मतलब मैं क्लियरली बोलूँ कि 1 न्यूटन या 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दोनों सेम ही है। जैसे मैं बोलूँ किसी ऑब्जेक्ट पे 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है या मैं बोलूँ 5 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फोर्स लग रहा है, एक ही बात है, डिफरेंस नहीं है। तो फोर्स की एसआई यूनिट क्या है? फोर्स की एसआई यूनिट है न्यूटन। एमकेएस यूनिट क्या है? एमकेयूएस यूनिट है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कन्फर्म हुआ? बच्चों फोर्स की सीजीएस यूनिट होती है, सीजीएस यूनिट क्या होगी? वो है डाइन। कन्फर्म हुआ? फोर्स की सीजीएस यूनिट होती है डाइन। इसको हम लोग बोलते हैं या ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डाइन को और किस नाम से जाना जाता है? ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर हुआ ना? और 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होते हैं। इस बात को याद रखोगे, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन्स होते हैं। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? अच्छा कैसे होते हैं इसकी भी हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। पहले आप लोग इसको लिख लो कि फोर्स की यूनिट क्या है? एसआई यूनिट न्यूटन, एमकेएस यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 न्यूटन और 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपस में बराबर होते हैं। सीजीएस यूनिट है डाइन, जिसको हम लोग ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी बोलते हैं। और 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन्स या ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर होते हैं। अब 1 न्यूटन में इतने डाइन कैसे होते हैं इसकी भी हम लोग बात करेंगे। थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं। बच्चों हम लोग बात करेंगे कि 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन कैसे होता है। आइए एक बार देखते हैं। तो भाई हम लोग लिख सकते हैं कि 1 न्यूटन इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बच्चों 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को और क्या लिखा जा सकता है? इसको लिख सकते हैं 1 किलोग्राम मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। एक बार यूनिट चेंज करते हैं बच्चों। बताओ 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? तो भाई आंसर आएगा 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। बच्चों 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर में होते हैं? तो आंसर आएगा 100 सेंटीमीटर होते हैं। और सीजीएस यूनिट में बच्चों सेकंड ही रहता है। सीजीएस का फुल फॉर्म ही होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। टाइम की यूनिट सेकंड ही रहती है एमकेएस में भी और सीजीएस में भी। क्लियर हुआ भाई? किलोग्राम ग्राम में चेंज हो गया, मीटर सेंटीमीटर में चेंज हो गया, सेकंड स्क्वायर को रहने देंगे। अब बताओ बच्चों 100 और 1000 आपस में मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा? ये बन जाएगा 1 लाख ग्राम सेंटीमीटर। बच्चों ग्राम और सेंटीमीटर मल्टीप्लाई करेंगे तो ग्राम और सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि 1 लाख ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कन्फर्म हो रहा है? कोई दिक्कत बच्चों? क्लियर हो रहा है ना? तो ये जो 1 लाख है यही तो है भाई 10⁵। 1 लाख को ही तो हम 10⁵ लिखते हैं। अब चाहे इसको एक्सपेंड फॉर्म में 1 लाख लिख लें और चाहे इसी को हम लोग लिख देते हैं 10⁵ और ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ही क्या बोलते हैं? डाइन। तो भाई ये किसके इक्वल है? ये 1 न्यूटन के इक्वल है। तो यहाँ से ये डिराइव होता है कि 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं? 1 न्यूटन में होते हैं 10⁵ डाइन्स। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? हम लोग आगे बात करेंगे बैलेंस फोर्स क्या होता है बच्चों और अनबैलेंस फोर्स क्या होता है। बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स की बात करेंगे। अगर आपको लिखना हो तो लिख सकते हो, तब तक मैं बोर्ड इरेज करता हूँ। आगे हम लोग बात करने वाले हैं बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस की। बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस की सबसे पहले हम लोग बात करते हैं
बैलेंस्ड फोर्स, बैलेंस्ड फोर्स। बच्चों बैलेंस्ड फोर्स को कैसे डिफाइन करेंगे? बैलेंस्ड फोर्स कैन बी डिफाइंड एज व्हेन ग्रुप ऑफ फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट एंड नेट फोर्स इज इक्वल टू 0, देन दीज फोर्सेज आर कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्स। बच्चों जब कई सारे फोर्स किसी एक ऑब्जेक्ट पे काम कर रहे हों लेकिन उनका नेट फोर्स 0 हो जाए, उनका नेट फोर्स क्या हो जाए? 0 हो जाए, तो वो सारे फोर्स मिल करके क्या होते हैं? बैलेंस्ड फोर्स। कन्फर्म हुआ? इसको एक बार लिख लेते हैं। इसकी डिफिनीशन बनेगी कि व्हेन ग्रुप ऑफ forces are acting on any object and if net force is equal to 0, then these forces are called बैलेंस्ड फोर्स। तब इन सारे फोर्सेस को क्या बोला जाएगा? बैलेंस फोर्स। एग्जांपल हम ऐसे बना सकते हैं, मान लेते हैं बच्चों ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस पे कई सारे फोर्स काम कर रहे हैं, F1, F2, F3, F4, F5। और बच्चों मान लेते हैं कि इनका जो नेट फोर्स बन रहा है F नेट का मतलब इन सबको जोड़ने पे F1 प्लस F2 डॉट 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 F5 ये 0 के बराबर हो जा रहा है। क्लियर हुआ? अगर कभी भी कई सारे फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे काम करें और उनका नेट फोर्स 0 हो जाए तो इन सारे फोर्सेस को हम लोग बोलेंगे बैलेंस्ड फोर्स। अब बच्चों इन कई सारे फोर्सेस में कम से कम 2 फोर्स और ज़्यादा से ज़्यादा कई फोर्स हो सकते हैं। बढ़िया एग्जांपल सोचो बच्चों कि 2 लोग हैं और दोनों बराबर ताकतवर हैं और दोनों आर्म रेसलिंग कर रहे हैं, आर्म रेसलिंग। क्लियर हुआ? एक इंसान ऐसे इधर ताकत लगा रहा है, दूसरा इधर से लगा रहा है, और हो क्या रहा है कि उनके हाथ तो रुके हुए हैं, केवल चेहरा ऐसे हिल रहा है। तो क्या बच्चों वो केवल चेहरे से आर्म रेसलिंग कर रहे हैं? क्या हाथों में फोर्स नहीं है? तो आंसर है भाई दोनों फोर्स लगा रहे हैं, एक इधर लगा रहा है दूसरा उधर लगा रहा है, और दोनों फोर्स एक दूसरे पे लग के एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहे हैं और उनका नेट फोर्स कितना हो जा रहा है? उनका नेट फोर्स 0 हो जा रहा है। तो हम लोग बोलेंगे कि इस कंडीशन में कौन सा फोर्स लग रहा है? तो आंसर है बैलेंस्ड फोर्स लग रहा है। बात समझ में आया? तो क्या समझे कि व्हेन द ग्रुप ऑफ फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट एंड इफ नेट फोर्स इज इक्वल टू 0 देन दीज फोर्सेज आर कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्स। बात समझ में आई? अब हम लोग बात करेंगे बच्चों किसकी? अब हम लोग बात करेंगे अनबैलेंस्ड फोर्स की। अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है बच्चों? पहले अनबैलेंस्ड फोर्स को समझेंगे कि व्हेन ग्रुप ऑफ फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट एंड इफ नेट फोर्स इज ग्रेटर देन 0 and if net force is greater than 0 then these forces are called unbalanced force। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ बच्चों? ध्यान दें कि इस कंडीशन में जो नेट फोर्स है वो 0 से ज़्यादा होगा। क्लियर हुआ? इसका एग्जांपल जैसे वही पंजे वाला ही एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों। मान लो कि दोनों बराबर ताकतवर नहीं है, एक का फोर्स ज़्यादा है, एक का 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है, दूसरे का 6 न्यूटन फोर्स लग रहा है। तो आंसर है जिसका फोर्स 6 न्यूटन होगा भाई वो 5 वाले को पीछे कर देगा। कन्फर्म हो रहा है ना? और 5 वाला हार जाएगा, 6 वाला जीत जाएगा। और इस कंडीशन में होगा क्या बच्चों कि नेट फोर्स जो है वो हमारा 0 नहीं हो रहा है, 0 से ज़्यादा हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या बोलेंगे इसको? अनबैलेंस्ड फोर्स। कि व्हेन ग्रुप ऑफ फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट एंड इफ नेट फोर्स इज ग्रेटर देन 0। इसका ये भी एग्जांपल ले सकते हो बच्चों कि कोई मान लो कि एक व्हीकल बस को मान लो और उस पर कुछ लोग हैं, कुछ लोग आगे से धक्का लगा रहे हैं, कुछ लोग पीछे से, और फिर भी बस आगे की तरफ जा रही है। तो इसका क्या मतलब हुआ भाई कि आगे वालों का फोर्स कम पड़ रहा है, पीछे वालों का फोर्स ज़्यादा हो रहा है ना? तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन हो गई? यहाँ पे अनबैलेंस कंडीशन हो गई। फोर्स हमारा अनबैलेंस्ड फोर्स है। एक गेम होता है जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं रस्सा कसी। यहाँ पे कुछ लोग होते हैं जो कि एक रस्से को खींच रहे होते हैं। क्लियर हुआ? जिसको हम लोग बोलते हैं टग ऑफ वार। इसमें है क्या? सोचो बच्चों कि कुछ लोग रस्से को इधर से खींच रहे हैं, इस पर कई सारे फोर्स काम कर रहे हैं, और कुछ लोग रस्से को इधर से खींच रहे हैं। अगर रस्सा वहीं पे रुक रहा है, कहीं नहीं जा रहा है, तब तो भाई सीधी सी बात है बैलेंस फोर्स। लेकिन अगर किसी तरफ रस्सा मूव कर गया तो इसका मतलब ये है कि जो नेट फोर्स है वो 0 से ज़्यादा है, और हमारा कौन सा कंडीशन क्रिएट हो गया? अनबैलेंस फोर्स वाला कंडीशन क्रिएट हो गया। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? तो शायद बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स आपको समझ में आया होगा। बैलेंस और अनबैलेंस्ड फोर्स दोनों ही कंडीशन में बच्चों एक फोर्स नहीं होता, कम से कम 2 या उससे ज़्यादा। इसलिए हम स्टार्टिंग ही करते हैं इनकी डिफिनीशन कि व्हेन ग्रुप ऑफ फोर्सेस
व्हेन एनी फोर्स मत बोलना, नहीं गलत हो जाएगा। बैलेंस मतलब वन ग्रुप ऑफ फोर्सेस। भाई एक कैसे बैलेंस होगा, एक को बैलेंस करने के लिए कम से कम एक और होना चाहिए। कन्फर्म हो रहा है, कोई दिक्कत? तो बैलेंस और अनबैलेंस दोनों में ही एक फोर्स नहीं होते, एक से ज़्यादा फोर्स होते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे फ्यू नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, कुछ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स और उनके एग्जांपल्स की। तो इसको आप लोग को लिखना हो तो लिख सकते हो, फिर मैं इरेज करता हूँ। वैसे आप लोग स्क्रीन रोक करके लिख ही सकते हो, तो मुझे यहाँ वेट करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्यू नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, और इसमें सबसे पहला हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। बच्चों हिंदी में इसको गुरुत्वाकर्षण बल भी बोला जाता है, ठीक ना, या गुरुत्व बल भी बोला जाता है, इंग्लिश में ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी। इसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे? छोटे बच्चे इसको इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि फोर्स अप्लाइड बाय अर्थ ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन बच्चों ऐसा बिल्कुल नहीं है, सिर्फ अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगाती। दुनिया में हर वो ऑब्जेक्ट जिसके पास मास है, वो दूसरे ऑब्जेक्ट या दूसरे मास वाले ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है, और इस फोर्स को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? इट कैन बी डिफाइंड एज attraction force acting between two mass particles that is directly proportional to their mass but inversely proportional to square of distance between them is called gravitational force। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ बच्चों? इसको समझेंगे थोड़ा सा, पहले डिफिनीशन लिखते हैं। इसकी डिफिनीशन होती है कि अट्रैक्शन फोर्स एक्टिंग बिटवीन two mass particles that is directly proportional to their mass but inversely proportional to square of distance between them। इसको हम इस तरीके से समझेंगे बच्चों कि एक ऐसा फोर्स है जो कि दो मास पार्टिकल्स के बीच में काम करता है। मास बढ़ने के साथ साथ बढ़ जाता है, लेकिन मास के बीच में दूरी बढ़ने के साथ साथ कम होता जाता है। उसके दूरी के स्क्वायर के इन्वर्ट प्रोपोर्शन में होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो बच्चों? उसके दूरी के स्क्वायर के इन्वर्ट प्रोपोर्शन में। ऐसे मान लेते हैं कि दो मास पार्टिकल है, एक मास पार्टिकल है m1 और दूसरा मास पार्टिकल है m2। यहाँ पर लिखते हैं बच्चों m1 और m2। दो मास पार्टिकल के बीच की दूरी हमेशा उनके सेंटर से नापी जाती है, और मान लेते हैं बच्चों कि इनके बीच की जो दूरी है वो है d। इनके बीच की दूरी कितनी है? इनके बीच की दूरी d है। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स की डेफिनेशन है ये कहती है कि इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इनके मास m1 और m2 के प्रोडक्ट के, और इन्वर्टली प्रोपोर्शनल होगा इनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के। बच्चों इन्वर्ट प्रोपोर्शन हमेशा 1/, करके लिखा जाता है। इसका मतलब अगर इनके बीच की दूरी बढ़ेगी तो फोर्स कम हो जाएगा, दूरी कम होगी तो फोर्स बढ़ जाएगा। तो इनके बीच की दूरी के स्क्वायर के इन्वर्ट प्रोपोर्शन में। इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 माने तो इक्वेशन 1 और 2 को मिलाने पर हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 को मिलाने पे बच्चों मिलेगा कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके मास के, बट ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उनके डिस्टेंस के स्क्वायर के। बगल में लिख दे रहा हूँ बच्चों, इसको बोलते हैं सिंबल ऑफ प्रोपोर्शन। ये है सिंबल ऑफ प्रोपोर्शन जो कि प्रोपोर्शनलिटी दिखाता है। ये दिखाएगा कि कौन सी क्वांटिटी बढ़ने पे दूसरी क्वांटिटी बढ़ेगी या कम होगी। अगर 1/, में है तो इन्वर्ट प्रोपोर्शन, और सीधा डायरेक्ट लिखा गया है तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ये दिखाता है बच्चों कि दोनों का मास बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा, डिस्टेंस का बढ़ेगा तो उसके स्क्वायर के अकॉर्डिंग फोर्स कम होता जाएगा। कन्फर्म हो रहा है? कोई दिक्कत? और इन दोनों इक्वेशन को मिलाएंगे तो बाद में बच्चों सिंबल ऑफ प्रोपोर्शन हटता है, और सिंबल ऑफ प्रोपोर्शन हटेगा तो यहाँ पे लगता है एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कैपिटल G। पूरा फार्मूला बनेगा F = कैपिटल G m1 m2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर।
बात समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ बच्चों। जहाँ पे कैपिटल जी क्या है, तो कैपिटल जी को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कैपिटल जी को हम लोग बोलते हैं बच्चों यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। बात समझ में आ रहा है। और इस कैपिटल जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये इसकी यूनिट है बच्चों, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। और इस कैपिटल जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। बच्चों ये यूनिवर्स में कहीं भी चेंज नहीं होता। इस लॉ को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये जो आपके सामने लॉ लिखा है F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन d स्क्वायर, इस लॉ को हम लोग बोलते हैं बच्चों यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और इस लॉ को देने वाले थे सर आइजक न्यूटन। कन्फर्म हुआ, कोई दिक्कत? इस लॉ को देने वाले कौन थे? सर आइजक न्यूटन। जैसे हम हैं, हमारे साथ ही मार्कर है भाई, हम दोनों के पास मास है, तो ये फोर्स हमारे भी बीच में काम कर रहा है, मतलब मेरी बॉडी इस मार्कर को अपनी तरफ खींच रही है। लेकिन क्योंकि हमारी बॉडी और इस मार्कर का जो मास है वो इतना कम है, और ये बहुत ही ज़्यादा कम होने की वजह से इस लगने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड इतना कम होता है कि ना तो हमारे ऊपर ना तो इसके ऊपर कोई खास असर नहीं होता। धरती हमको क्यों खींच के रख पाती है? तो सोचो भाई, हमारा मास और धरती का मास, एक बार अर्थ के मास को कंपेयर करके देखो। अर्थ में से शायद अगर थोड़ी सी मिट्टी निकाल ली जाए तो वो भी हमारी बॉडी से ज़्यादा भारी हो जाएगी। देखा जाए तो अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है, और इतने बड़े मास होने की वजह से इससे लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होता है, ये कंसिडरेबल होता है, और इसलिए ये हमारे ऊपर असर दिखाता है, हमको अर्थ के सरफेस से बाइंड करके रख पाता है। बात समझ में आई बच्चों, कोई दिक्कत? इसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। कैपिटल जी है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। लॉ को देने वाले कौन थे? लॉ को देने वाले थे सर आइजक न्यूटन। आपको लिखना हो इसको लिख सकते हैं। हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगला हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चार्ज के बीच में काम करता है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स मास के बीच में काम करता है, वैसे ही बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चार्ज के बीच में काम करता है। कन्फर्म हुआ? इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्सन फोर्स, ये दोनों होता है, तो इसको हम अट्रैक्शन या रिपल्सन का नाम नहीं देंगे, इसको हम लोग बोलेंगे कि फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। लिख देंगे भी डेफिनेशन, अभी आप लोग आराम से लिख लीजिएगा और याद करिएगा। पहले समझते हैं। जैसे हम अपने नॉर्मल छोटी लाइफ में हम लोग करते क्या थे कि एक प्लास्टिक के पेन को बालों से रब करते थे और कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को खींचने लगती थी। अगर आपसे पूछा जाए ऐसा क्यों होता है, तो भाई पेन चार्ज हो जाती थी, और इस चार्ज की वजह से वो प्लास्टिक या छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों पे अट्रैक्शन फोर्स लगाती थी। हमने छोटी क्लास में ये भी पढ़ रखा है भाई कि सेम चार्ज रिपल करते हैं, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। तो ये जो चार्ज के बीच में फोर्स लग रहा है बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कन्फर्म हुआ? कोई दिक्कत? समझ में आया? एक बार इसको समझते हैं कि अगर 2 पॉइंट चार्ज हैं, मान लेते हैं बच्चों एक पॉइंट चार्ज इसका नाम है Q1 और दूसरा पॉइंट चार्ज है इसका नाम है Q2, और इनके बीच की दूरी है D। कन्फर्म हुआ ना? और मान लेते हैं बच्चों कि या तो एयर में रखे गए हैं या तो वैक्यूम में, या तो ये वैक्यूम में है या तो ये एयर में है। कन्फर्म हुआ? तो इनके बीच में जो लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनके चार्ज के, लेकिन यही फोर्स इनके बीच की जो दूरी है उसके इनवर्ट प्रोपोर्शन में होता है। क्लियर हुआ? अगर इन दोनों इक्वेशन को मिलाएं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों ही इक्वेशन को मिलाएंगे तो हमको मिलेगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो चार्ज के मैग्नीट्यूड के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, लेकिन उनके बीच की दूरी के इनवर्ट प्रोपोर्शन में होता है। सिंबल ऑफ प्रोपोर्शन हटेगा बच्चों, तो यहाँ पे आता है एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K। कन्फर्म हुआ? और बच्चों इस K को ही हम लोग और एक नाम से जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1
Q2 अपन डी स्क्वायर। कन्फर्म हुआ, कोई दिक्कत? जहाँ पे बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, इसको हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। और इसकी वैल्यू क्या होती है? तो बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9.0 इंटू 10⁹9, 9.0 इंटू 10⁹9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। जैसे बच्चों यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था कैपिटल जी, उसकी वैल्यू थी 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। वैसे इसकी वैल्यू होती है 9.0 इंटू 10⁹9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। कूलम चार्ज की यूनिट है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ बच्चों? ये लॉ देने वाले थे कूलम, और इसलिए इसको कूलम्स लॉ के नाम से भी जाना जाता है। आपने जो लॉ लिखा है इसको हम लोग कूलम्स लॉ के नाम से भी जानते हैं। और ये इसकी डिफिनीशन की हम लोग बात करें तो इसकी डिफिनीशन याद कर लीजिए, एकदम सेम एग्जैक्ट वही ग्रेविटेशन वाली डिफिनीशन बनेगी। फोर्स एक्टिंग बिटवीन, उसमें अट्रैक्शन फोर्स था, इसमें अट्रैक्शन फोर्स नहीं, इसमें केवल फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और उसके नीचे ये डेरिवेशन, इसको आपको लिखना हो तो लिख लीजिए। एक बार इसकी डिफिनीशन में लिख दे रहा हूँ। इसकी डिफिनीशन है बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसकी डिफिनीशन बनेगी फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस that is directly proportional to their magnitude of charges but inversely proportional to square of distance between them is called इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आप लोग लिख लीजिएगा इस कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बच्चों इसकी डेरिवेशन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। कन्फर्म हुआ, कोई दिक्कत? इसके बाद बच्चों एक और हम लोग फोर्स का एग्जांपल लिखे हैं। एक और फोर्स है जिसका हम लोगों ने एग्जांपल लिखा है, उसका नाम है मैग्नेटिक फोर्स ना। इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? इसको हम लोग डिफाइन करेंगे कि फोर्स अप्लाइड बाय मैग्नेट ऑन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। फोर्स अप्लाइड बाय मैग्नेट ऑन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। कन्फर्म हुआ बच्चों? इसमें भी कॉन्टैक्ट की कोई ज़रूरत नहीं होती, तो ये भी एक एग्जाम्पल है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का। तो आज की वीडियो बहुत ही लंबी हो रही है बच्चों, और ज़्यादा लंबी वीडियो रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो छोटी छोटी वीडियोस हम लोग अपलोड करते रहेंगे जिससे आप आसानी से पढ़ पाओ और हमको बनाने और अपलोड करने में भी आसानी हो। तो इस चैप्टर का अगला पार्ट है प्रेशर, और इसको जल्दी ही पार्ट 2 में अपलोड किया जाएगा। वहाँ पे हम समझेंगे प्रेशर क्या होता है और उसके सारे रिलेटेड पॉइंट्स। आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहो।